नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। और आज आप पढ़ेंगे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो मिस्टर एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के द्वारा ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, जो रीट की एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको 2 से 3 नंबर जरूर देगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखिए, शॉर्ट एंड शूट पढ़ें। और जहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है वहाँ इस वीडियो को बड़े गौर के साथ देखेंगे। मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत संपूर्ण जानकारी दूंगा, किस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, कौन कौन से सिद्धांतों के नाम से इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो सारी जानकारी हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं, शुरू करेंगे वीडियो को सबसे पहले शुरू से ही। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो दोस्तों ये जो सिद्धांत था वो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के माध्यम से दिया गया था, जो एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक थे, वो अमेरिकी वैज्ञानिक थे और वो पशु वैज्ञानिक भी थे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि पशु वैज्ञानिक हैं वो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक थे। और उन्हें शैक्षिक मनोविज्ञान, उन्हें प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। आपसे अगर कोई पूछ लेता है कि विश्व में प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आप एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को ही क्लिक करेंगे। बात करते हैं आगे की एडवर्ड ली जो थॉर्नडाइक है, मैंने आपको ये चित्र दिखा रखा है, ये एडवर्ड ली थॉर्नडाइक महोदय हैं। तो इन्होंने जो नियम प्रतिपादित किए थे वो 2 नियम बनाए थे उन्होंने। पहला है अपना मुख्य नियम और दूसरा है गौण नियम। अब मुख्य नियमों के अंतर्गत कौन कौन से नियम आते हैं और गौण नियमों में कौन कौन से नियम आते हैं अधिगम करने के लिए, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता चलूँगा। आप लोग पूरा वीडियो को देखते रहिए। चलिए देखते हैं कि ये जो हमारा नियम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत नियम, इस नियम को अन्य 5 नामों से भी जाना जाता है। पहला है हमारा संबंधवाद सिद्धांत। आपसे ऑप्शन में कोई सा भी पूछ सकता है, ये बात ध्यान रखें, इसलिए आपको इस सिद्धांत के 5 ही अन्य नामों को याद रखना होगा। तो पहला है इसका अन्य नाम संबंधवाद सिद्धांत। दूसरा है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तीसरा है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, जो मैं आपको फिलहाल में पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद नंबर 4 में है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत और 5वां है संयोजनवाद सिद्धांत। तो दोस्तों ये 5 सिद्धांतों के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब बात करेंगे कि हम जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक महोदय हैं उन्होंने मुख्य नियम और गौण नियम कौन कौन से बताए थे, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिएगा यहाँ पर मुख्य नियमों की संख्या उन्होंने 3 बताई थी और गौण नियमों की संख्या 5 बताई थी। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार की साइकोलॉजी की वीडियो देखने के लिए। शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा। चलिए देखते हैं आगे। तो दोस्तों ये मुख्य नियम हैं, उनमें हमारे लिए 3 नियम थॉर्नडाइक महोदय ने बताए थे। पहला है अभ्यास का नियम। तो दोस्तों ये नियम क्या कहता है, देखिएगा कि जब कोई प्राणी किसी भी उद्दीपक को देखता है तो उसके प्रति वो अनुक्रिया करने लगता है। जैसे हमने किसी भी वस्तु को देखा और देखने के पश्चात हमारे मन में जो विचार उठते हैं उसके प्रति हम क्रिया करते हैं, तो उस क्रिया को करने के लिए हमारे मन में विचार उत्पन्न होंगे। अब विचार जब उत्पन्न होंगे तो हमारे अंतर्गत जिज्ञासा भी उत्पन्न होगी। तो उस कार्य को करने के प्रति मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो हमारे और उद्दीपक के बीच में, यानी अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में एक बंधन बनेगा, जिसे हम अनुबंध कहते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन, इसी प्रकार से इसी का नाम एशआर सिद्धांत भी पड़ा था। यानी दोस्तों ध्यान रखना है आपको, इस सिद्धांत का दूसरा नाम भी है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या अनुबंध बनता है अभ्यास के नियम के अंतर्गत। जब अनुबंध बनेगा तो वो तभी बन पाएगा जब उस कार्य को करने के प्रति हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न ज़्यादा होगी। ठीक है। उसके बाद दूसरा नियम बताया था उन्होंने, अब तत्परता का नियम। ये नियम क्या कहता है, तत्परता के नियम के अनुसार माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को करता है, ठीक तरीके से कर लेता है, तो उसे संतोष का अनुभव होता है। यानी तत्परता के नियम को संतोष का नियम भी कहा जाता है। यदि उस कार्य को वो ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है, किसी उद्दीपक को देखने के पश्चात जो अनुक्रिया करता है, उस अनुक्रिया के पश्चात यदि उसे संतोष प्राप्त नहीं होता है,
तो उसके मन में झुंझलाहट और तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये नियम तत्परता के नियम के अनुसार होता है। उसके बाद प्रभावता या परिणाम का नियम। यदि कोई प्राणी किसी भी कार्य को करता है और उसके मन में संतोष होने के पश्चात जो परिणाम प्राप्त होते हैं, उन परिणामों से यदि उसे आत्मसंतुष्टि मिलती है तो व्यक्ति खुश नजर आता है। यानी कि वो व्यक्ति के माध्यम से उद्दीपक को देख करके जो अनुक्रिया की जाएगी, उसके निकलने वाले परिणाम क्या होंगे, वो उसे किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। तो ये इस नियम के अंतर्गत बताया गया है, प्रभाव या परिणाम का नियम। तो दोस्तों यहाँ पर 3 नियम कंप्लीट हुए, मुख्य नियम। उसके बाद में महोदय ने बताए थे 5 गौण नियम। देखिएगा, तो यहाँ पर 5 गौण नियम है। ठीक है गाइस। पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम। यह नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार यदि कोई प्राणी किसी भी उद्दीपक को देखता है तो उसके प्रति अनुक्रिया करता है। वो उस अनुक्रिया को तब तक दोहराता रहता है जब तक कि उस कार्य में वो सफल नहीं हो जाए। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति के सामने जब कोई समस्या उत्पन्न होती है, जब समस्या उत्पन्न होगी तो उसके मन में विचार उत्पन्न होंगे। उन विचारों के प्रति वो अनुक्रिया करेगा, उसके समस्या समाधान के लिए वो अनुक्रिया करता रहेगा और तब तक अनुक्रिया करता रहेगा जब तक कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। यानी विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं उस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए करता है। तो इसे हम बहुप्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक है गाइस। उसके बाद में है मनोवृत्ति का नियम। यह नियम किसी भी उद्दीपक के प्रति प्राप्त करने के लिए जो अनुक्रिया करता है वो उसके संज्ञानात्मक विचारों पर निर्भर करती है कि व्यक्ति के मन में किस प्रकार के विचारों का प्रभाव स्थायित्व कर रहा है। तो ये मनोवृत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आंशिक क्रिया का सिद्धांत। इस नियम के अनुसार व्यक्ति किसी जब उद्दीपक को देखता है तो वो अनुक्रिया को बीच में तो नहीं छोड़ देता है। यदि व्यक्ति अपने उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सफल नहीं हो पाता और उसे बीच में ही छोड़ देता है तो वो आंशिक क्रिया के नियम के अंतर्गत आती है। उसी तरीके से चौथा नियम आत्मीयकरण का नियम दिया था और 5वां नियम सहचर्य का नियम दिया था। तो दोस्तों ये एडवर्ड ली थॉर्नडाइक महोदय थे, उन्होंने एक प्रयोग किया था, वो बिल्ली पर किया था। इस प्रयोग के अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए थे। उन्होंने बिल्ली पर भी किया था, उन्होंने चूहों पर भी किया था और उन्हें कबूतरों पर भी किया था। लेकिन आपको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूँ। यहाँ पर बिल्ली इसमें अनुक्रिया करेगी और उद्दीपक के रूप में उन्होंने एक मृत मछली को रख दिया था। तो इसमें जो भूखी बिल्ली ली गई थी दोस्तों, उसके माध्यम से तो प्रयोग में यह किया गया था कि एक भूखी बिल्ली को उन्होंने एक पिंजरे में बंद कर दिया। उस पिंजरे में इस तरीके की व्यवस्था की गई थी कि देखो मृत मछली है, इस पात्र में रखी हुई है, बाहर रख दिया, भूखी बिल्ली अंदर है। यहाँ पर एक दरवाज़ा लगा हुआ है दोस्तों। ये दरवाजे को इस तरीके से कनेक्ट किया गया है यहाँ पर कि यहाँ पर अंदर जो हमारा बॉक्स है उस बॉक्स में एक लीवर लगा दिया गया। जैसे ही बिल्ली इस लीवर पर पैर रखेगी तो ये दरवाज़ा खुल जाएगा और बिल्ली को भोजन प्राप्त हो जाएगा। अब फिलहाल में जब बिल्ली उन्होंने बंद की थी तो वो भूखी थी और भूखी जब बिल्ली थी तो उसे ये अनुभव नहीं था कि भोजन को मैं किस प्रकार से, यानी मृत मछली को मैं किस तरीके से प्राप्त करूं। उन्होंने जब लगातार प्रयास किया इस पिंजरे के अंतर्गत, बार बार उछला, बार बार कूदा, तो अचानक से एक बार पैर उसका इस लीवर पर पड़ जाता है तो दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा खुलने के पश्चात उन्हें इस भोजन की प्राप्ति हो जाती है। दोबारा से उन्होंने उस बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सीखने की प्रक्रिया होती है क्रमिक होती है। हम लगातार एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ सीखते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं तो हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। यानी कि जब बिल्ली थी उन्होंने
ऐसी कई बार क्रियाएं की थी, सैकड़ों बार क्रिया करने के पश्चात में अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ा और उसे भोजन प्राप्त हुआ। अगली बार जब उन्होंने कोशिश की तो कुछ कम प्रयासों में ही लीवर पर पैर रखा हुआ गया तो उसे भोजन प्राप्त हुई। इस प्रकार वो लगातार उसे ये क्रिया करने के पश्चात उसे अधिगम हो गया कि मुझे भोजन की प्राप्ति किस तरीके से होगी। अचानक एक स्थिति ऐसी आती है कि इस बिल्ली को इतना अधिगम हो जाता है कि मुझे इस लीवर पर पैर रखने से भोजन की प्राप्ति होती है। तो उसने जितनी भी गलतियां की दोस्तों, उन सब गलतियों को भूल जाती है और बिल्ली अंत समय में एक स्थिति में सीधा ही लीवर पर पैर दबाती है और भोजन प्राप्त कर लेती है। तो इस तरीके से इस प्रयोग के अंतर्गत उन्होंने बताया था कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में एक अनुबंध बन जाता है, एक अधिगम बन जाता है। इसलिए उन्होंने SR बॉन्ड थ्योरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहाँ पर जो अनुक्रिया करता है वो बिल्ली होगी और उद्दीपक का कार्य यहाँ पर मृत मछली करती है। ठीक है दोस्तों, प्रयोग को थ्योरी के अंतर्गत देखिएगा। कई बार भूखी बिल्ली पिंजड़े में अनेक बार क्रिया करती है, अचानक से लीवर पर पैर पड़ जाता है और लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों अनुबंध क्या है, ये एक परिभाषा में भी पूछ सकता है कि अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी यदि सीख जाता है तो उसे हम अनुबंधन कहते हैं, अनुबंध कहते हैं। देखिएगा, अब बात करते हैं हम कि ये जो हमारा SR थ्योरी है उसका हम कक्षा में किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, शैक्षणिक उपयोगिता क्या है इसकी। तो देखिए, पहली उपयोगिता, बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। यदि हम बच्चों से किसी भी चीज़ को अधिगम कराने के लिए बार बार अभ्यास करवाएं, बार बार प्रयास करवाएं, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि बच्चा उस चीज़ को बिल्कुल रट लेता है और उसे याद हो जाता है। दूसरी उपयोगिता, बच्चों से त्रुटि संभव हो जाती है। हम जानते हैं कि भूलना मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण होता है, इंसान भूलता है, लेकिन यदि वो बार बार प्रयास करे तो उस चीज़ को बिल्कुल वो कंठस्थ याद कर लेता है, फिर भूलने की संभावना कम हो जाती है। एक स्थिति ऐसी होती है कि उस चीज़ को वो भूल ही नहीं पाता, किसी घटना को। उसके बाद तीसरी उपयोगिता है शुद्ध उच्चारण, बालक इस सिद्धांत से ही सीखता है। तो दोस्तों, प्रयास एवं भूल या त्रुटि के सिद्धांत के माध्यम से एक स्थिति में बच्चा बिल्कुल पूरी तरीके से शुद्ध अधिगम प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, इस नियम के अंतर्गत बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई। आपको ये क्लास कैसी लगी ज़रा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आने वाला जो वीडियो है उसके लिए आप तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।